हाय। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आर अगोर की बुक में। यह है चैप्टर 8 हाइड्रोलिक्स। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि वेटेज काफी ज्यादा रहता है इसका हर एक एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि प्रैक्टिकल फ्लूइड्स में कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। इनमें से प्रैक्टिकल फ्लूइड को रियल फ्लूइड भी बोला जाता है। तो उसमें विस्कोसिटी भी होती है, कंप्रेसिबिलिटी भी होती है, सरफेस टेंशन भी होता है। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। आइडियल फ्लूइड होता है उसमें ये तीनों ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी और सरफेस टेंशन। नेक्स्ट में पूछा है कि लिक्विड्स के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ए में बोला है कि कंप्रेस नहीं किया जा सकता, बी में बोला है कि डेफिनाइट स्पेस नहीं, शेप नहीं ऑक्यूपाई करते। तो इनका वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है लिक्विड्स का, लेकिन शेप इनका फिक्स नहीं होता। हम जिस भी कंटेनर में इनको डालते हैं ये उसी की शेप में ले लेता है अपने आप। सी में बोला है कि प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज जो हो रहा है उसके कारण ये इफेक्ट नहीं होते हैं। तो बी स्टेटमेंट तो हमेशा सही होगा। ए स्टेटमेंट है थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक्चुअल में लिक्विड्स है वो कंप्रेसिबल है, लेकिन जब हम बर्नौलीज थ्योरम वगैरह डिराइव करते हैं तो हम इनको इनकंप्रेसिबल मान लेते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि एक्चुअल में अपनी जो रियल लाइफ में जब हम फ्लूइड्स का यूज करते हैं और फ्लूइड्स की जो भी स्टडी करते हैं वहां पे जो प्रेशर लग रहा है वो काफी कम होता है उसका अमाउंट। तो प्रेशर काफी कम अमाउंट का होने के कारण हम मान लेते हैं कि इतने प्रेशर के लिए कंप्रेसिबल नहीं है। लेकिन एक्चुअल में गैसेज और लिक्विड्स दोनों ही कंप्रेसिबल है। गैस वो ज्यादा कंप्रेसिबल है, लिक्विड्स है वो अगर प्रेशर कम है तो कंप्रेसिबल नहीं होता उतना। बट थ्योरेटिकली अगर पूछा जाए तो कंप्रेसिबल है लिक्विड्स, और इसमें प्रेशर और टेम्परेचर का भी इफेक्ट आता है। गैसेज में ये इफेक्ट ज्यादा होता है, लिक्विड्स में कम होता है। जैसे कि गैसेज में प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, सेम चीज लिक्विड्स में भी होगी बट कम होगी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछा है डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का। तो फोर्स का ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। एम है, एम का हमें पता है मास है तो m1 हो गया, ए का हो गया L1T-2। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, m1 L1T-2। 8.4 में पूछा है कि मीट्रिक स्लज होता है उसमें और केजी में क्या रिलेशन होता है। तो मीट्रिक स्लज है ये भी एक मास की यूनिट है और ये इक्वल होता है 9.1 केजी मास के। तो इसका आंसर होगा वो सी होगा, मास की यूनिट है ये और इक्वल होगा 9.1 केजी मास। 8.5 में पूछा है कि नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से मास डेंसिटी क्या है। तो मास डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ऑप्शन ए तो सही है, ऑप्शन बी गलत है। अगर यहाँ पे मीटर क्यूब होता तो हम कह सकते थे कि ये मास की यूनिट है, वो नीचे मीटर क्यूब आ रहा है जो कि वॉल्यूम की यूनिट है, तो ये रो हो सकता था, लेकिन अभी नहीं है। यहाँ पे सेकंड क्यूब आ रहा है, ये नहीं होगा क्योंकि टाइम की यूनिट तो आती ही नहीं है रो में। तो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है इस वाले पार्ट में। नेक्स्ट 8.6 स्पेसिफिक वेट होता है, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है रो इंटू जी के, और रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो रो होगा ये प्लेस पे डिपेंड नहीं करेगा, रो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है क्योंकि ये मास अपॉन वॉल्यूम और मास होता है वो वेरी नहीं करता है। लेकिन डब्ल्यू में जी भी आ रहा है और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट नहीं होगी। अगर हम अर्थ और मून का कंपेयर करेंगे तो अलग अलग होगी, अगर हम पोल और इक्वेटर का कंपेयर करें तो भी अलग अलग होगी। बेसिकली दो रीजंस के कारण पोल और इक्वेटर पे डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्सेज होते हैं, इस कारण जी की वैल्यू अलग होती है। एक तो उसका रीजन है कि अर्थ है वो स्फेरिकल नहीं है, ये इलिप्टिकल है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इक्वेटर का वो ज्यादा होता है कंपेयरिंग टू डिस्टेंस ऑफ पोल। तो इसके कारण सेम नहीं होता है क्योंकि हमें पता है कि ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का Gmm/r²। तो ये r पे डिपेंड करता है, r सेम नहीं है इक्वेटर और पोल के लिए। तो एक इसका डिफरेंस होता है। दूसरा होता है ग्रेविटेशनल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इसमें इस तरीके से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है, तो उसके कारण भी जी में चेंजेस होते हैं।
तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट ए में बोला है कि रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी प्लेस, तो हर एक प्लेस पे कांस्टेंट नहीं होता है। बी में बोला है कि डज नॉट रिमेन एट कांस्टेंट एट एवरी प्लेस, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। सी में बोला है कि प्लेस टू प्लेस वेरी करता है अर्थ पे, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा क्रिटिकली इसको देखें तो हमेशा सही नहीं है, कभी सही होगा कभी नहीं होगा। अगर मैंने 2 पॉइंट लिए, एक इक्वेटर पे लिया एक पोल पे लिया, तो ये बात सही है, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन मैंने इक्वेटर पे एक पॉइंट यहाँ लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ लिया, अब मैं ए और बी का कंपेयर करूं तो दोनों जगह सेम होगा, तो हर बार तो वेरी नहीं कर रहा, मैं ए से बी के साथ कंपेयर किया तो सेम आ रहा है। तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। डी में है कि किसी और प्लेनेट पे वेरी नहीं करता, तो ये भी गलत है। अगर हम अर्थ पे और किसी दूसरे प्लेनेट पे कंपेयर करें तो भी वेरी करेगा। अगर दूसरे प्लेनेट पे हम एक जगह से दूसरी जगह चेक कर रहे हैं तो वो प्लेनेट्स भी रोटेट कर रहे हैं, तो वहां पे भी रोटेशन के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होंगे, और उसके कारण इस वाले पॉइंट पे और ये इक्वेटर वाले पॉइंट पे सेम नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा दोनों जगह। तो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट एट एवरी प्लेस। एवरी प्लेस बोला इसने, इसलिए ये स्टेटमेंट सही हुआ है, तो बी यहाँ पे सही है। आंसर की में इसका आई थिंक आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर की में डी गिवन है, तो बी होगा इसका आंसर, और फिफ्थ वाले का भी डी गिवन है आंसर की में, जो कि गलत है। 8.7 में एक तो ये करेक्शन है कि स्पेसिफिक वेट नहीं है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, ये मास डेंसिटी होता है, तो स्पेसिफिक वेट की जगह मास डेंसिटी होगा रो। और मास डेंसिटी जब हम डिफाइन करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर प्रेशर और पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे डिफाइन करते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसके कारण भी वॉल्यूम चेंज हो सकता है। इसके बाद अगर हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अगर हम चेंज करते हैं, जो फ्लूइड पे प्रेशर लग रहा है, तो उसको चेंज होने के कारण भी वॉल्यूम चेंज हो सकता है। और अगर एल्टीट्यूड डिफरेंट है, ये मीन सी लेवल पे डिफाइन किया हुआ है, अगर एल्टीट्यूड डिफरेंट है तो वहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट होने के कारण वॉल्यूम है वो वेरी कर सकता है। तो वॉल्यूम को स्टैंडर्ड केस बनाने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए ये तीनों कंडीशंस ही डिफाइंड है, तो आंसर होगा वो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 8.1 में पूछा है कि स्पेसिफिक वेट जो सी वाटर का होता है वो प्योर वाटर से ज्यादा क्यों होता है। तो सी वाटर का जो वेट ज्यादा होता है, इसका मेन रीजन तो डिजोल्व सोर्स होते हैं, क्योंकि काफी सारे सोर्स हैं जो कि डिजोल्व है वाटर में। उसके अलावा अगर उसमें कोई सस्पेंडेड मैटर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली उसके कारण भी वेट बढ़ेगा, उसका मास ज्यादा होगा। और डिजोल्व एयर अगर है तो इसके कारण भी उसका मास होगा वो इंक्रीज होगा। जैसे कि ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में से स्पेस है, यहाँ पे एयर आ गई है, ये गैसेज आ गई है, कोई डिजोल्व गैसेज है, ये कोई डिजोल्व गैसेज के पार्टिकल्स है, तो ये पार्टिकल्स यहाँ पे बीच में आ जाने के कारण जो गैस का, जो वाटर का खुद का जो वेट था पहले, वो अभी और इंक्रीज हो गया है, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है और मास बढ़ गया है यहाँ पे। तो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन डिजोल्व सॉल्ट्स का होता है, बट ये दोनों फैक्टर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट में है कि 300 kg का एक कोई लिक्विड है, उसका वॉल्यूम इतना है, तो 0.75 इसका क्या, कौन सी प्रॉपर्टी होगी। तो सबसे पहले तो हम इसका रो निकालेंगे, 3000 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 750 kg पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है किसी लिक्विड का रो डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू। किसी लिक्विड का रो हो जाएगा 750 डिवाइडेड बाई वाटर का रो हो जाएगा 1000। तो जो लिक्विड है यहाँ पे, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी 0.75, तो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट है 8.10, यहाँ पे पूछा है कि सीजीएस यूनिट होती है विस्कोसिटी की, वो क्या होती है। तो विस्कोसिटी की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और अगर हम इसको सीजीएस में कन्वर्ट करें तो 1 न्यूटन इक्वल हो जाएगा 10⁵ डाइन इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई मीटर को 100 रखेंगे तो 10⁴
तो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो ऐसा यूनिट है वो इक्वल हो जाएगा 10 डाइन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के, और ये इक्वल होगा 10 पोइज के। तो इस तरीके से पोइज और डाइन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है, ये दोनों सेम ही यूनिट आ गई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई होगा। पोइज होती है वो सीजीएस यूनिट भी होती है विस्कोसिटी की। नेक्स्ट है 11 में फॉर्मूला गिवन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है वो, और इसमें बोला है कि म्यू क्या है। तो म्यू है वो विस्कोसिटी है, इसको हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं, सिंपली विस्कोसिटी भी बोल देते हैं, और इसको हम डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं। इसके अलावा एक और होती है विस्कोसिटी जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, और वो होती है डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई रो। तो आंसर होगा वो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, सारे ऑप्शन ही करेक्ट है। 12 में बोला है कि वाटर है वो कौन से टाइप का फ्लूइड है। तो वाटर एक न्यूटोनियन फ्लूइड है, जिन भी फ्लूइड्स पे इक्वेशन एप्लीकेबल होती है वो न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा वो ए हो जाएगा। कंप्रेसिबल फ्लूइड भी गिवन है ऑप्शन, हो सकता था आंसर, लेकिन फिर भी हम देखें तो न्यूटोनियन फ्लूइड ज्यादा एक्यूरेट आंसर है, तो ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 13 में पूछिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट। काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको हम स्टोक्स भी बोल देते हैं, और अगर इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्जन पूछे तो भी काफी इजी है कि हम यहाँ पे डिवाइड सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो 1 ऐसा यूनिट जो होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इट विल बी इक्वल टू 10⁴ स्ट्रोक्स। तो काफी बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट में पूछा है कि ये कोई इक्वेशन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट में हम यूज करते हैं। ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि विस्कोसिटी मेजर करने के काम में लिए जाते हैं। तो ये इक्वेशन होती है, सेबोल्ट यूनिवर्सल विस्कोमीटर में यूज होती है। अभी तो ये ऑब्सोलेट हो चुका है, उतना यूज नहीं होता है। बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट में हम क्या करते हैं, हम 60 ml किसी लिक्विड का लेते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम लेके उसको एक कैलिब्रेटेड ट्यूब होती है, उस ट्यूब से हम पास कराते हैं, और उसको पास होने में जितना टाइम लगा उसको नोट कर लेते हैं, और उस टाइम को इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये न्यू है, इसने वी लिख दिया है, तो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 में बोला है कि एक्सटर्नल प्रेशर के कारण फ्लूइड्स हैं वो वॉल्यूम चेंज करते हैं। तो फ्लूइड्स की इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कि अगर प्रेशर क्या होता है, जब पार्टिकल दूर दूर है, आपने प्रेशर लगाया तो अब क्या हो गए, पार्टिकल्स पास पास आ गए, और मास डेंसिटी होता है m/v। तो जो v पहले था उससे v अब कम हो गया, क्योंकि आपने कंप्रेस कर दिया, तो v कम हो गया, इसलिए रो बढ़ जाएगा। तो ये होता है कंप्रेशन में। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में पूछा है कि फ्लूइड्स के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो किसके कारण कर रहे हैं। दो सेम टाइप के पार्टिकल्स अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो होता है कोहेसिव फोर्सेस के कारण, या कोहेशन कह सकते हैं। और अगर डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो होता है एडिशन के कारण। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंटेनर में वाटर फिल किया हुआ है, कंटेनर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो जो अट्रैक्शन फोर्सेज हैं वो एडिशन के कारण है। वाटर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फोर्सेज हैं वो कोहेशन के कारण है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, कोहेशन होगा, क्योंकि सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं। आंसर के में इसका आंसर सी दिया हुआ है। 17 में पूछा है कि जो ड्रॉप्स हैं वो फॉलिंग ड्रॉप्स होती हैं, वो स्फेरिकल शेप क्यों ले लेती हैं। फॉलिंग ड्रॉप्स स्फेरिकल शेप ले लेती हैं सरफेस टेंशन के कारण। जैसे कि ये कोई ड्रॉप है, इसमें क्या हो रहा है, इनवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं, हर एक जगह पे इनवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं, और ये कौन से फोर्सेस हैं, ये सरफेस टेंशन के कारण फोर्सेस हैं। और इन फोर्सेस के कारण इसका जो भी शेप हो इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे ये धीरे धीरे नीचे फॉल होती है ग्रेविटेशनल फोर्सेस में,
फ्री फॉल इसका होता है, तो ये सरफेस टेंशन के कारण स्फेरिकल शेप ले लेता है, तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में पूछा है कि कोई ट्यूब है, उसमें मरकरी है, तो उसकी फ्री सरफेस मतलब उसकी टॉप सरफेस है वो कैसी दिखेगी। तो इसके लिए हम दो एग्जांपल लेते हैं। एक कंटेनर में एक ट्यूब रखी हुई है, उसमें वाटर फिल किया हुआ है, दूसरे में मरकरी फिल किया हुआ है। फर्स्ट जो है इसमें यहाँ पे ये कंटेनर में वाटर फिल किया हुआ था, ये था वाटर का लेवल था। हमने इसमें एक ये कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट की, तो कैपिलरी ट्यूब में वाटर लेवल राइज होगा और उसका जो फ्री सरफेस का शेप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सेम ऐसे ही ये मरकरी फिल किया हुआ कंटेनर था, इसमें हमने एक ट्यूब रखी। इनिशियली मरकरी का लेवल ये था, जो कंटेनर आउटसाइड वाला है उसमें ये मरकरी का लेवल है। ट्यूब इंसर्ट की तो ट्यूब के अंदर मरकरी का जो लेवल होगा वो इससे कुछ नीचे की तरफ होगा और उसकी डायरेक्शन, उसकी शेप होगी वो ऐसे होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे है एडेसिव फोर्सेज है वो ज्यादा है। एडेसिव फोर्सेज ट्यूब की जो मटेरियल है और वाटर में जो फोर्सेज लग रहे हैं वो ज्यादा है। एडेसिव फोर्सेज यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेज ज्यादा है मरकरी में। तो यहाँ पे पूछा है ओपन ट्यूब फ्री सरफेस ऑफ मरकरी, तो ये कर्व्ड है, कर्व्ड होगा इसमें यहाँ पे अपवर्ड कर्व हो रहा है, तो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगर वाटर का पूछा होता तो कर्व्ड डाउनवर्ड होता, वाटर में राइज होता है, मरकरी में फॉल होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 19 में पूछा है, 19 भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन है जो हमने 18 किया है। इसने यहाँ पे बोला है कि कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, मोर देन एडिशन बिटवीन द फ्लूइड एंड ग्लास। जो फ्लूइड जो हमने फिल किया हुआ है ट्यूब में, तो फ्लूइड के पार्टिकल्स और ग्लास के पार्टिकल्स में एडिसिव फोर्सेज है वो कम है, कोहेसिव फोर्सेज ज्यादा है। तो फ्री लेवल होगा वो कैसे होगा, तो क्या होगा इसमें फ्री लेवल फॉल होगा, जैसे मरकरी में यहाँ पे फॉल हुआ है, तो ये हो जाएगा लोअर देन द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये काफी फेमस एग्जांपल है मरकरी और वाटर। नेक्स्ट है 20, और पिछले में हमने देखा है राइज या फॉल होगा, तो राइज और फॉल जो होगा उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना चाहिए, काफी बार इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट, और काफी सिंपल सा इजी सा फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा 4 सिग्मा कोस थीटा। सिग्मा यहाँ पे सरफेस टेंशन है जिसको हम फोर्स पर यूनिट लेंथ फोर्स भी बोलते हैं। थीटा यहाँ पे एंगल है, जैसे इस तरीके से थीटा ये था, जो सरफेस बन रही थी वो वाटर की ऐसी बन रही थी, तो थीटा यहाँ पे होगा, थीटा यहाँ पे इस तरीके से ये वाला जो एंगल हो ये थीटा होता है। सिग्मा सरफेस टेंशन है, रो है वो मास डेंसिटी उस फ्लूइड की जो फिल किया हुआ है यहाँ पे, जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है और डी इस ट्यूब का डायमीटर है, ये वाले डायमेंशन है, ये स्मॉल डी है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए में बोला है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द पेरिफेरी। तो ये यहाँ पे सिग्मा की बात कर रहा है, ये जो पेरिफेरी यहाँ पे बन रही है इसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा वो सिग्मा होगा, और टोटल फोर्स निकालने के लिए हम सिग्मा इंटू 2πr करते हैं, वो इसके फॉर्मूले के डेरिवेशन में आता है, उतना डेप्थ में हम नहीं जाते हैं, लेकिन ये सिग्मा है तो ये इसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, कोस थीटा की प्रोपोर्शनल होता है। सी में बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड। स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड रोजी को हम डब्ल्यू लिख सकते हैं जो कि स्पेसिफिक वेट होता है, तो इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी स्टेटमेंट भी गलत है। ऑप्शन डी में बोला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द ग्लास ट्यूब, तो एच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के, तो यहाँ पे ए और डी दोनों स्टेटमेंट ही सही है। आंसर की में जो आंसर गिवन है वो स्टेटमेंट डी है, लेकिन ए भी सही है क्योंकि ये सरफेस टेंशन की बात कर रहा है और वो सिग्मा होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।